हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। एम लक्ष्मीकांत से है, ये आपको डायरेक्ट पता है। तो आज हमारी ऑलरेडी 2 वीडियो डाल चुका हूं मैं, जिसमें से मैंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को डिस्कस किया था और पिट्स इंडिया एक्ट और अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786 को डिस्कस किया था। अब ये मेरी तीसरी वीडियो है एम लक्ष्मीकांत पर, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो अगर आपने रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, पहले आप वही देखें तभी आपको ये समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हम सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये बेस है, यहीं से हमारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बने थे। ठीक है, तो हमको ये सब मालूम होने चाहिए और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कंपटीशन एग्जामिनेशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस और एक्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम इनको स्टार्ट कर लेते हैं और बहुत ईजी लैंग्वेज में हम समझने वाले हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हमारे पास ये जो PDF है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो इंग्लिश में ही है, बट बहुत जल्द हम हिंदी में भी लाएंगे। बट आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझ आने वाला है। आप समझने के बाद आप अपने लैंग्वेज में आराम से उसको लिख सकते हैं, किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पॉइंट वाइज ले लेते हैं। तो जैसा कि हमने बता दिया कि आज चार्टर एक्ट ऑफ 1793 हमको डिस्कस करना है, और चलिए हम देख लेते हैं इसमें क्या डिस्कस करना है। तो द फीचर ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। तो इसमें हमको सबसे पहले क्या डिस्कस करना है, इसमें हमको फीचर डिस्कस करने हैं। किसके फीचर? विशेषताएं। फीचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषताएं। किसकी? इस एक्ट की। किस एक्ट की? चार्टर एक्ट ऑफ 1793 की। जो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 हुआ था उसकी विशेषताएं, मतलब कि उस एक्ट में क्या क्या किया गया था। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पहला पॉइंट क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज। आपको ध्यान हो तो हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पिछली वीडियो में एक्ट ऑफ 1786 पढ़ा था। एक्ट ऑफ 1786, जिसमें मैंने क्या बताया था कि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल के, तब वो ब्रिटिश क्राउन के सामने या ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने अपनी 2 डिमांड रखते हैं, 2 शर्तें रखते हैं और बोलते हैं कि हमको ये शर्त पूरी होनी चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट पर रहेंगे। ठीक है, पोस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो उनकी पहली शर्त मैंने आपको बता दी थी कि जो, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पावर थी। ठीक है ना, तो उसी पावर को जो 1786 के एक्ट में दिया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस को, उसको अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या ब्रिटिश क्राउन था, उसने आगे आने वाले गवर्नर जनरल्स को, मतलब कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को तो दे दी गई थी वो चीज़ें, वो शक्तियाँ, वो पावर्स, लेकिन जो आगे आने वाले जितने भी गवर्नर जनरल्स थे उनके लिए भी वो शक्तियाँ दे दी गई। इस एक्ट में पहला यही बोला गया था कि जितने भी फ्यूचर गवर्नर जनरल्स हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है ना, फ्यूचर गवर्नर जनरल्स, तो जितने भी फ्यूचर गवर्नर जनरल्स हैं उनके लिए भी ये शक्ति क्या कर दी गई थी, एक्सटेंड कर दी गई थी। मतलब उनके लिए भी ये शक्ति थी, उनके समय पर भी ये शक्ति वो यूज़ कर सकते थे इन पावर का। क्लियर है पहला पॉइंट? चाहे वो गवर्नर जनरल हो या फिर गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज हैं। गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी जैसे मद्रास के गवर्नर, बॉम्बे के गवर्नर, ठीक है ना, सब के लिए ये जो 1786 में जो पावर दी गई थी वो अब सबके लिए क्या होगी, आने वाले गवर्नर जनरल या गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज के गवर्नरों को भी ये शक्तियाँ मिलेंगी। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि इट गिव द गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना तो जो प्रेसिडेंसीज होती थी उनके गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट कर दिया गया। मतलब कि एक गवर्नर जनरल होगा, एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, जैसे मान लीजिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, इसके नीचे सारी प्रेसिडेंसीज को रख दिया जाएगा। मतलब ये कंट्रोल करेगा सबके, इसके पास सारी पावर रहेगी। तो वही मतलब कि इसको और ज़्यादा पावर दे दी गई। पहले पावर तो दी गई थी इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इस एक्ट के, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के तहत इनको और ज़्यादा पावर दे दी गई कि दे कैन कंट्रोल एंड रेगुलेट द गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसीज।
क्लियर है यहाँ तक? तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं पहली बार तो आपको इस समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने पिछला कॉन्सेप्ट, पिछली 2 वीडियो नहीं देखी हैं। व्हेन यू विल वॉच दैट वीडियोज देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो चलिए हम थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं। इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। अब देखिए, हमने आपको क्या बोला था कि ट्रेड मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब मोनोपोली का मतलब क्या होता है हिंदी में? एकाधिकार। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता था भारत पर। ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आपको ध्यान होगा तो एलिजाबेथ फर्स्ट से चार्टर लेकर आई थी, मतलब परमिशन लेकर भारत आई थी ट्रेड करने के लिए। उनकी मोनोपोली थी, मतलब एकाधिकार था, इनके अलावा कोई ट्रेड नहीं कर सकता था। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के हिसाब से क्या किया गया कि कंपनी को 20 ईयर्स के लिए, कितने सालों के लिए? 20 ईयर्स के लिए बोला कि आप और ट्रेड करिए, मतलब 20 सालों के लिए आप और भी व्यापार करिए। तो इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल की अवधि दे दी थी, मतलब समय दे दिया था कि 20 साल आप और ट्रेड करिए। क्लियर हो गए तीनों पॉइंट? चलिए अब चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो इट प्रोवाइडेड द कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। अब देखिए क्या बोला गया इसमें, चौथे एक्ट में क्या बोला गया कि जो कमांडर इन चीफ होगा, वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का नहीं होगा जब तक उसे उस पोस्ट में अपॉइंट नहीं किया जाता। मतलब कि जो कमांडर इन चीफ होता है, जो पोस्ट थी कमांडर इन चीफ की, उसको गवर्नर जनरल के काउंसिल में नहीं रखा जाएगा। वो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होगी, जो परिषद होगी गवर्नर जनरल की, उसके अंदर नहीं आएगा जब तक कि उसको अपॉइंट नहीं किया जाता, तब तक वो उस पोस्ट में नहीं आएगा। क्लियर है चौथा पॉइंट? पांचवा पॉइंट क्या है कि इट लेड डाउन द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर हेंसफोर्थ टू बी पेड आउट द इंडियन रेवेन्यूज। अब लास्ट में क्या बोला गया इस एक्ट के अंदर कि जितने भी जो ये स्टाफ हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या होता है ये आपने पढ़ा है पिछली वीडियो में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल 2 बॉडी थी, तो अगर नहीं पढ़ा है तो उसको जाके पहले पढ़िए। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था कि अब बोला गया इस एक्ट में कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो मनी होगी, जो उनकी सैलरी होगी, वो कहाँ से दी जाएगी? जो भी भारत से टैक्स मिलता है, जो भी भारत से कर मिलता है, उस कर में से ही क्या दिया जाएगा? सैलरी दे दी जाएगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्टाफ को या मेंबर को। क्लियर हो गया? तो ये पांच काम किए गए थे चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में। एक बार मैं जल्दी से इनका रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, पहले एक्ट में क्या किया गया था कि जो 1786 में जो पावर दी गई थी उसको फ्यूचर गवर्नर जनरल्स के लिए, आगे आने वाले गवर्नर जनरल के लिए भी बढ़ा दिया गया। ठीक है, दूसरे में क्या बोला कि गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर दे दी गई थी सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी के गवर्नर के ऊपर, बॉम्बे और मद्रास के। ठीक है, तीसरा पॉइंट, एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली, मतलब जो ट्रेड करने का मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, उसको ब्रिटिश क्राउन ने 20 साल के लिए और बढ़ा दिया कि आप 20 साल तक और ट्रेड करिए। चौथा पॉइंट क्या था कि कमांडर इन चीफ जो होगा वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का नहीं होगा जब तक उसको उस पद में अपॉइंट नहीं किया जाता। क्लियर है? पांचवा क्या है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो स्टाफ होंगे, मेंबर होंगे, जो वहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में काम करते हैं, उनको सैलरी कहाँ से दी जाएगी? भारत से जो टैक्स मिलता है उसी टैक्स से उनको सैलरी दे दी जाएगी। क्लियर है? चलिए अब हम चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को डिस्कस करते हैं। अब देखिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ठीक है, ये चार्टर कब आया? 1793 में ये एक्ट आया। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि 20 साल के लिए कंपनी को ट्रेड करने के लिए और बोल दिया गया, तो 1793 के 20 साल बाद कितना होगा? 1813 ही होगा, है ना। तो अब 1813 में क्या हुआ इसको चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, चलिए तो देखिए इसकी भी क्या विशेषताएं हैं, इस एक्ट की क्या विशेषताएं हैं कि इट एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी। अब देखिए, जो हमने 1793 में पढ़ा कि जो ट्रेड मोनोपोली थी वो 20 साल के लिए बढ़ा दी गई थी 1793 के एक्ट में, उसी ट्रेड मोनोपोली को इस एक्ट के अंतर्गत 1813 के अंतर्गत इसको क्या कर दिया गया?
एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, इसको ख़त्म कर दिया गया मतलब कि अब जो इंडियन ट्रेड होगा, भारत में जो व्यापार होगा, वॉज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स। तो वो अब सबके लिए खुल जाएगा। पहले मोनोपॉली थी, एकाधिकार था, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत पर ट्रेड कर सकती थी, व्यापार कर सकती थी। लेकिन अब क्या हुआ, जब मोनोपॉली को हटा दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, तो अब मतलब कि ब्रिटिश के और भी जितने व्यापारी हैं, मर्चेंट्स हैं, दे कैन ऑल्सो ट्रेड, वो भी व्यापार कर सकते हैं। लेकिन ये मोनोपॉली तो हटा दी, लेकिन दो चीज़ में, मतलब कि दो चीज़ें ऐसी थी जिस पे मोनोपॉली नहीं हटाई गई। बोला गया कि इन दो चीज़ में, इन दो क्षेत्र में कौन अब ट्रेड करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी। पहली क्या थी, ट्रेड इन टी, मतलब जो आज चाय पीते हैं आप, टी में ट्रेड मोनोपॉली रहेगी किसकी, कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की। मतलब कि चाय का व्यापार में, जो चाय का व्यापार है, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी एबॉलिश होने के बाद भी। और ट्रेड विद चाइना, और चाइना के साथ व्यापार कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मतलब कि 1813 में मोनोपॉली को ख़त्म कर दिया गया, एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया, फिर भी दो क्षेत्र में एकाधिकार लागू था, किसमें, ट्रेड इन टी, मतलब चाय के व्यापार में, और ट्रेड विद चाइना, और चाइना के साथ व्यापार करने में। इन दो क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्या करेगी, ट्रेड करेगी। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए अब दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इट एजर्टेड द सवर्निटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। अब ये जो एक्ट था, इसने क्या बताया कि ब्रिटिश क्राउन का, जो ब्रिटिश साम्राज्य है, उसकी सवर्निटी है, मतलब कि भारत के जितने भी क्षेत्र हैं, कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया, मतलब भारत में जिन जिन क्षेत्रों में कंपनी की टेरिटरी मानी जाती है, मतलब जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जिस जगह पे, जिस ज़मीन पे, जिस लैंड पे ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार है, उस अधिकार को ब्रिटिश क्राउन का माना जाएगा। मतलब कि वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आएगा, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा में क्या बोला गया, इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ इनलाइटिंग द पीपल। अब इस एक्ट में क्या बोला गया कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज है, मतलब कि जो क्रिश्चियन के जो बड़े बड़े, जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि बड़े बड़े पंडित होते हैं जो ज्ञान देते हैं, तो ऐसे ही वहाँ क्रिश्चियन में क्या होता है, बड़े बड़े फादर होते हैं, जिनको बोलते हैं चर्च में जो रहते हैं, जो आके ज्ञान देते हैं, ज्ञान बांटते हैं। तो उसको अलाउ कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलाउ कर दिया गया कि नाउ दे कैन कम एंड दे कैन इनलाइट द पीपल, मतलब वो अब भारत आ सकते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज लोग, और भारत के लोगों को इनलाइट कर सकते हैं, मतलब कि ज्ञान दे सकते हैं क्रिश्चियन के बारे में। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर हो गए 3 पॉइंट। चलिए अगले चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इट प्रोवाइडेड द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। अब इस एक्ट ने, जो 1813 का जो एक्ट था, इस एक्ट ने क्या किया, प्रोवाइड द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ये भी बोल दिया कि अब भारत के लोगों के बीच में अपनी वेस्टर्न एजुकेशन को फैलाया जाए। वेस्टर्न एजुकेशन जो आज हम इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो वेस्टर्न एजुकेशन ही है। अंग्रेज़ नहीं आते तो हम इंग्लिश थोड़ी जानते, नहीं जानते, हमारी हिंदी भाषा अच्छी होती, ठीक है, बट अंग्रेज आए तो हमें वेस्टर्न कल्चर दे गए। वेस्टर्न कल्चर जो आज आप जीन्स पहनते हो, बर्गर खाते हो, ये सब वेस्टर्न कल्चर है। तो वेस्टर्न एजुकेशन मतलब जो विदेशों में पढ़ाई जाती है, जैसे यूएसए में, ब्रिटेन में, ठीक है, तो ये वेस्टर्न कल्चर हो गया। ठीक है, तो ये भी प्रोवाइड किया गया कि नाउ दे कैन स्प्रेड द वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया, मतलब भारत के लोगों के बीच में अब ये वेस्टर्न एजुकेशन को भी स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब लास्ट पॉइंट को देख लेते हैं। इट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन, मतलब कि इस एक्ट ने 1813 के एक्ट ने क्या बोला कि अब जो लोकल गवर्नमेंट है वो लोगों पर, लोकल गवर्नमेंट मतलब ग्राम पंचायत ये वगैरह, ठीक है, ज़मींदार जो पहले होते थे, तो अब ये आम लोगों के ऊपर, कॉमन मैन के ऊपर, ऑर्डिनरी लोगों के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है, टैक्स लगा सकते हैं मतलब उनसे टैक्स वसूल करेंगे। और दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस, और अगर वो कॉमन लोग आम आदमी जो हैं वो टैक्स नहीं पे कर पाते हैं तो वो उनको पनिश भी कर सकते हैं। कौन, जो ये लोकल गवर्नमेंट थी, दे कैन ऑल्सो पनिश द पर्सन हु आर नॉट एबल टू पे द टैक्सेस।
क्लियर हो गया। तो आज हमने इस वीडियो में चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको पूरी तरीके से कंप्लीट क्लियर होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए धन्यवाद। हम आगे सीरीज़ लाते रहेंगे एम लक्ष्मीकांत की। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे चैनल पे जाके या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए धन्यवाद।